सभी को वॉइस आ रही है? चलिए। यस सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली आज का नहीं है। आज मैनेजमेंट में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, आज का नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट भारत का क्या, वर्ल्ड का किसे मानते हैं हम लोग सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट? आप लोग जवाब देना, इसी के आधार पर सारी चीजें यहाँ पे हम लोग चलेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट इंडिया का चाहे वर्ल्ड का कौन था? अभी तो है नहीं, कौन था? बता सकते हो कोई? चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुना है या नहीं सुना है? चाणक्य से सबसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट अभी तक वर्ल्ड में नहीं आया है। देखो कैसे, जब मगध पे धनानंद की सत्ता थी तो उस सत्ता को पलट करने वाले चाणक्य ही थे। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। उन्होंने राइट पीपल को सिलेक्ट किया, राइट पीपल को, नॉट बेस्ट पीपल। पीपल वर्ड हम यहाँ यूज कर, राइट पीपल एंड बेस्ट पीपल बोथ आर डिफरेंट थिंग। राइट पीपल को उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसमें चंद्रगुप्त लीडिंग में रहा। चंद्रगुप्त को उन्होंने ट्रेनिंग दी, सभी तरह का ट्रेनिंग दिया, जिसके आधार पर मगध की सत्ता में धनानंद को पलट किया। उस वक्त क्या सिचुएशन रहा होगा? उनके पास कोई सेना नहीं थी, कुछ नहीं था। किस तरीके से उन्होंने चेंज किया है सत्ता को? सिकंदर को भगाने में उनका भी एक बड़ा रोल रहा है। अलेक्जेंडर को यहां से बाहर भेजने में उनका बड़ा रोल रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनाते वक्त हमें सब चीज देखना होता है, ना कि हमें सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सोचना है। मान लीजिए सिकंदर के पास बहुत बड़ी सेना थी और इनके पास, चंद्रगुप्त के पास कोई सेना नहीं था, चाणक्य के पास कोई सेना नहीं था, कैसे भेजा गया? आप लोग कभी कहानियां इसमें पढ़ोगे चाणक्य का, तो उन्होंने सैनिकों के भोजन जहां बनता था वहां पे उन्होंने एक प्लेग वाला चूहा छुड़वाया था, जिससे कि सैनिक पस्त हो जाए, सैनिक बीमार पड़ जाए। दूसरी वीक पॉइंट थी अलेक्जेंडर का कि वो ऑर्थोडॉक्स था। वो भगवान को मानता था, अपने आप को भगवान कहता कि मैं देव पुत्र हूं, हमें भगवान ने भेजा है शासन करने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा वहां पे क्रिएट किया, ऐसा फैलाया र्यूमर्स कि कह रहा है कि भगवान अब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आगे मत बढ़ो क्योंकि तुम्हारे सैनिक बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद उन्हीं के एक बहुत खास इतिहासकार के द्वारा
एलेक्जेंडर के शरीर में सुई चुभवाया था जो पॉइजनस था। उसके आधार पर वो धीरे 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 उसके बॉडी के पॉइजन जाता रहा और उस बॉडी डिट्रॉइट करते रहा। 6 महीने और साल भर के अंदर वापस होने के एलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद सेल्यूकस उसे संभालता है। तो देखो कितनी बड़ी चीजें यहाँ पे की गई। जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है वो एक पर्टिकुलर जो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आज के डेट में हम लोग कहते हैं ब्रांड के आगे लड़ जाना। उसी तरीके से आज बिजनेस मैनेजमेंट में किसी भी कंपनी के ब्रांड के आगे अपनी ब्रांड को कैसे लाओगे इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहला हम लोग का बिजनेस के बारे में सोचना है। तो चलो, तो मैंने तो चाणक्य की बात बताया। इससे पहले धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं। मुकेश अंबानी की बात अलग है, मैंने धीरू भाई अंबानी की बात करूं। मैं धीरू भाई अंबानी क्या सबसे पहले रिलायंस कंपनी का जो फाउंडर है वो धीरू भाई अंबानी है क्या? उनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट था? नहीं था। और धीरे 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 करके उन्होंने किस तरीके से अपने ब्रांड क्रिएट किया। सेम उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है कि हम लोग बिजनेस को कैसे अपनी ब्रांड प्रमोशन करें जिससे कि मेरा रिकॉग्निशन एक मार्केट में और एक अच्छा मार्केट कैप्चर करते हुए होना चाहिए। यह बेसिक सिनेरियो है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बिजनेस के बारे में समझना होगा। क्योंकि हम लोग बिजनेस के बारे में समझना है, हमें ना पॉलिटिक्स का स्ट्रेटजी करना है। पॉलिटिक्स में भी स्ट्रेटजी होता है। देखते हो आजकल प्रशांत किशोर नाम के शख्स हैं जो हर पार्टियों के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, विनिंग स्ट्रेटजी। तो इस तरह का जो स्ट्रेटजी है सब जगह यूज हो रहा है। तो स्ट्रेटजी वर्ड जो आएगा एक हम उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से हमें वर्क करना है और अपने आप को विन करना है, इस तरीके के इसमें हमें मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का बिजनेस के बारे में समझना जरूरी है। बिजनेस क्या होता है, तब जाकर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाओगे। हमारे मॉड्यूल में डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में बताऊं, बिजनेस में क्या क्या चीजें होंगी और वही सारी चीजें हमें वहां कैसे उनके लिए एक टेक्निक तैयार करना है जिससे कि मेरा वह बिजनेस आगे बढ़े। क्लियर है इस पॉइंट तक सभी को? किसी को डाउट हो, किसी को भी पॉइंट्स हो तो यहाँ पे आप मैसेज करो या वॉइस से पूछ लो। चलिए, अब हम लोग आते हैं बिजनेस के बारे में। देखो, बिजनेस बिजनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं 3 तरीके से। कौन कौन सा हमारे पास इसमें व्यूज है? सबसे पहला एंटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्तित्व के आधार पर। अस्तित्व यानी कि एंटिटीज, आप लोग डेफिनेशन में भी पढ़े होंगे, कंपनी जे सेपरेट एंटिटीज। तो एंटिटी व्यूज, दूसरा प्रोसेस व्यूज और तीसरा वर्क व्यूज। ये 3 तरीके से हम बिजनेस को यहां डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज शो हो रहा है पीडीएफ?
पीडीएफ शो हो रहा है? यस सर। अब देखिए, अब हमने कहा कि बिजनेस को तीन तरीके से, तीन इसके पार्ट से हम इसको डिफाइन करते हैं। एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें हर चीज को ब्रेक करना है। सबसे पहला एंटिटीज, जो हमारा बिजनेस किस अस्तित्व का है, किस एंटिटीज का है। मतलब हमारा इंडिविजुअल है बिजनेस, या मेरा पार्टनरशिप है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या मेरा कंपनी या कॉरपोरेशन है। क्लियर है? यहाँ पे बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफाइन करेंगे कि मेरा कंपनी किस अस्तित्व का है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, या हमारा कंपनी है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेकेंडली, इन द प्रोसेस व्यू, व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट इज आवर बिजनेस, दैट इज द प्रोसेस व्यू। जो मेरा बिजनेस है वो किस चीज का बिजनेस है, व्हाट इज द रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में समझना है तो मुझे तो सबसे पहले बिजनेस का अस्तित्व, बिजनेस हमारा क्या बिजनेस है, उसके बारे में समझना जरूरी है। तो सेकेंड थिंग इज प्रोसेस व्यू एंड थर्ड इज वर्क व्यू। कौन कौन से एक्टिविटीज हमारे पास इस बिजनेस में इंक्लूड है। आप परचेज करते हो, सेल करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोसेस करते हो, असेंबलिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, व्हाट इज आवर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो ये सारे एक्टिविटीज के आधार पर हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट इज एंटिटी व्यूज, सेकंड इज प्रोसेस व्यूज एंड थर्ड इज वर्क व्यूज। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है इस पॉइंट पे? किसी को दिक्कत इस पॉइंट पे? तीन पॉइंट से ध्यान रखना है बिजनेस को। सेकंड हमारे पास अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहला तो ध्यान देना, हम हमारी बिजनेस है और हम बिजनेस की ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेरा क्या होगा बिजनेस में। तो बिजनेस में सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, मतलब हम कैसे सरवाइव करेंगे। दिस इज बेसिक। हर ऑब्जेक्टिव, हर हमारे पास बिजनेस का यह ऑब्जेक्टिव होता है, हर बिजनेस का यह ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे सरवाइव किया जाए मार्केट में। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज स्टेबिलिटी, सेकेंड इज स्टेबिलिटी। ये सब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहने का मतलब, अब मैं सर्वाइवल हूं तो सर्वाइवल की, अगर मैंने कहा कि मेरा सर्वाइवल होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी होगी। फिर स्टेबिलिटी मतलब हम अब गोइंग कंसर्न, मैंने कि चलते रहना पड़ेगा लगातार, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस में आए, दैट इज आवर स्टेबिलिटी। मार्केट में स्टेबल होना है, पहले मार्केट में सर्वाइव करना है, देन स्टेबल होना है, एंड देन ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? स्टेबल हो जाओगे तो ग्रोथ के बारे में सोचोगे कि अब मार्केट में कैसे मैं अपना ग्रोथ करूं। उसके बाद एफिशिएंसी, मतलब हमारे पास बिजनेस में क्या क्या एफिशिएंसी है, मैं किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करा सकूंगा। यह सारी चीज ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ध्यान देने पड़ेंगे। जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं वो सारी एफिशिएंसी में आएगी। आपकी मशीन की कैपेसिटी, आपका कितना हम कॉस्ट, क्यों कम कॉस्ट पे हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी हमारी एफिशिएंसी है। एंड देन वो फिफ्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी। पांच हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान देना है। पांच ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सर्वाइवल, फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज स्टेबिलिटी,
First is survival, second is stability, third is growth, efficiency and profitability. This is the main objective. तो ये जो हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, ये सारी स्ट्रेटजी बनाते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो नई बिजनेस है, आप सरवाइव करने के लिए सोचोगे कि मार्केट में कैसे सरवाइव हो। उसके बाद स्टेबिलिटी, सरवाइव होगा तो स्टेबिलिटी, अब मार्केट में हमें एग्जिस्टेंस बढ़ाना है, मैंने लंबे समय तक रहना है। फिर उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचोगे कि मैं कैसे ग्रोथ करूंगा, मैं मेरी नई यूनिट लगे, सारी चीजें। एफिशिएंसी, उसके बाद हमारे पास अगर मेरी एफिशिएंसी क्या है, मेरा जो प्रोडक्शन यूनिट है वह मेरा किस मिनिमम कॉस्ट पे क्या प्रोडक्शन कर सकता है, देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखोगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। तो बेसिक, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल डिपेंड्स द लॉन्ग एज पॉसिबल हमें गोइंग कंसर्न के रूप में रहना पड़ेगा। सर्वाइव किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ओनरशिप। ध्यान रखना, सर्वाइवल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ओनरशिप में। इंडिविजुअल है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप सरवाइव करोगे। पार्टनरशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा तो सरवाइव करोगे। कंपनी है तो आप मार्केट से शेयर लाकर आप सरवाइव करते हो, तो आपका सबसे पहला होगा नेचर ऑफ ओनरशिप। बिजनेस, व्हाट इज आवर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस हमें देखना होगा कि कॉम्पिटिटर का क्या क्या स्थिति है, वह नेचर ऑफ बिजनेस भी ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस, यानी हमारे पास कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमें सरवाइव करने, मैनेजमेंट हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। एंड फिफ्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये चार हमारे पास कहता है कि ये सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट इस पॉइंट पे? किसी को डाउट इस पॉइंट पे सर्वाइवल में? चलिए अगला आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या कहता है? अब सबसे पहला हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होता है? हर चीज की स्टेबिलिटी के लिए केयरफुली काम करना पड़ता है। स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? लीस्ट एक्सपेंसिव होनी चाहिए, रिस्क ऑब्जेक्टिव भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी हमारे पास दिक्कतें आएंगी। तो स्टेबिलिटी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कॉस्ट, इनिशियल स्टेज पे आप स्टेबल होगे तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा खर्च करते चले जाओगे तो आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए। तो इसीलिए हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और हमारे पास ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पे करें, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां पे हम एक्सपेंस करने से बचेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा। रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में हमारे पास और बिजनेस दोनों के लिए रिस्क होता है। और सबसे बड़ी टेंशन जो हमारे पास मैनेजरियल का जो टेंशन होता है उसको मिनिमाइज करना होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटजी जो हमारे पास जो बनाई जाती है स्टेबिलिटी के लिए, वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, जहां अनफ्रेंडली होगा। आपको, आप मान लो नए मार्केट में एग्जिस्ट करते हो, आपको खत्म करने के लिए, अगर मान लिया कोई भी आप प्रोडक्ट अपने प्राइस पे लॉन्च करते हो, आपको खत्म करने के लिए उस प्राइस पे दूसरा कॉम्पिटिटर आपके पास खड़ा है, तो यहाँ पे अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसे आप क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, कैसे करना पड़ेगा? स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए और बेटर एफिशिएंसी होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग किसी भी बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। हमारा वर्क फ्लो स्मूथ होना चाहिए और एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोग किसी भी बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहता है? मतलब आपका एसेट्स इंक्रीज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, आपकी सेल वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके कारण भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हो रहा है,
मैन पावर और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एक्विजिशन ऑफ अदर इंटरप्राइजेस, दूसरे कंपनी को आप परचेज करते हो, दैट इज द ग्रोथ सिस्टम। यानी हमारे पास इस तरह का ग्रोथ भी हमें देखना पड़ेगा। एंड कभी कभी हमारे पास ग्रोथ क्या होता है, अननोन और रिस्की पाथ भी होता है, फुल ऑफ प्रॉमिस हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अनसर्टेनिटीज भी होगा। इन 3 फैक्टर्स पे को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रोथ की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहने का मतलब जो मेरा बिजनेस है उस बिजनेस का जो वर्किंग है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करेगा एफिशिएंसी, क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे मिनिमम कॉस्ट पे। तो एफिशिएंसी के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गोल देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्शन गोल क्या है और मुझे सेल क्या करना है। अब जितने भी चीजें हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में करेंगे और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी करेंगे। मेरा यह देखते हो एफिशिएंसी बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दिस इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जब आपने प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट सारे किए होंगे, प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन, तो वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाती है। आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन ये सारे किए होंगे। तो जो आपने फर्स्ट यूनिट एंड थर्ड यूनिट आपने जो पढ़ा है वहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हमारे पास एफिशिएंसी है बिजनेस का, ऑपरेशन से रिलेटेड है। वहां पे भी ऑपरेशन के मेन, ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला यही होता है, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद रिगार्डिंग क्वालिटी, विद रिगार्डिंग कॉस्ट, विद रिगार्डिंग टाइम। इन तीनों के आधार पर हम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखेंगे। एंड देन सेकेंडरी इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी यानी कि यह ऑपरेशनल किसको दे रहा है, बिजनेस को भी दे रहा है। तो उस बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे पास, सॉरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू ही करेंगे। क्लियर है इस पॉइंट को, तो पॉइंट क्लियर है सभी को। चलिए अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहता है, बेसिकली हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट कमाना भी। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हम ज्यादा दिन सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग भी होना चाहिए। तो अगला है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट इज ओवरऑल मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, has long-term point of view and includes development of wealth, increase in goodwill, benefit to the shareholder। क्योंकि जो जो लोग आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन स्टेक होल्डर को बेनिफिट्स मिलना चाहिए। अब स्टेक होल्डर कौन कौन सा है, आपको एम्प्लॉई होगा, आपका कस्टमर होगा और शेयर होल्डर्स होते हैं। ये दे आर द स्टेक होल्डर ऑफ योर कंपनी। अगर कस्टमर आपका लायबल क्या क्या है, अगर कस्टमर आपका बिल्कुल लॉयल है, जैसे एप्पल का जो कस्टमर है एप्पल का लॉयल है, तो उसके लिए, उस कंपनी के लिए वो स्टेक होल्डर इसलिए है क्योंकि वो उसके वह बेनिफिट्स लेते हैं उससे। आप कंपनी में, कोई भी कंपनी का अगर कस्टमर लॉयल नहीं होगा तो ब्रांड प्रमोशनल नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि हम एक अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज करें, या आप लोग भी चाहते हो कि मैं नौकरी किसी में करूं तो एक अच्छी कंपनी में करूं। तो एम्प्लॉय भी हो गया स्टेक होल्डर के अंदर, और शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट डिविजिबिलिटी में तो होता ही होता है। लेकिन बेसिकली जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेक होल्डर की बात करते हैं,
स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे? एम्प्लॉय, कस्टमर एंड शेयर होल्डर। दे आर ऑलवेज द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। अब स्टेक का मतलब ये ना नहीं समझ लेना कि हर का कंपनी में क्या चीजें हैं, प्रॉफिट का पार्टनरशिप है। स्टेक होल्डर इज नथिंग, यहाँ पे उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता है। इसके अलावा और भी हम क्या देखेंगे? अगर टेक्नोलॉजी होगा तो टेक्नोलॉजी डायनेमिज्म करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, कस्टमर की सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू द सोसाइटल वेलफेयर। सोसाइटी के लिए भी, वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो दिस इज द, क्योंकि जब हम कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी, ये बहुत जो अच्छी कंपनी है आज सोसाइटी के लिए भी चैरिटेबल करते हैं। तो चैरिटेबल करना क्या है? सोसाइटेबिलिटी, सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर के लिए। तो यह हमारे पास इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी सोचते हैं। इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे? इस पॉइंट तक किसी को डाउट? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, ये तो बिजनेस के बारे में हो गया। अब हम लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट भी समझना होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस करोगे तो आपका इन्वायरमेंट भी होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट दो होते हैं, जो आप लोग 11th 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। सेम वहां यहाँ पे भी है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट क्या कहता है? जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर, यानी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इम्प्लॉय हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे हमारा मार्केट हो, चाहे इंटरमीडिएटरीज हो, ये सारे मेरे इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। लेकिन एक मैक्रो क्या हो जाएगा? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, जो आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, आपका जो दूसरी हमारे पास फैक्टर्स जो हमारे क्या कह सकते हैं, विद इन इंडस्ट्री इन्वायरमेंट से अलग है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे दो इन्वायरमेंट पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जब कोई भी बिजनेस करूंगा तो मेरा बिजनेस किस टाइप का है। इंडस्ट्री देखेंगे, मान लो मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो आप उनके आपके माइक्रो इन्वायरमेंट है। आपके सप्लायर हैं उसमें, वो भी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। आपका मार्केट भी माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद जो भी हमारे पास कस्टमर्स हैं, आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। लेकिन अब बात आती है, जब आप कोई भी असेंबल कर रहे हो मोबाइल, और जो भी चिपसेट आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। मान लो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया कि चाइना से हम कोई भी चिपसेट नहीं मंगवाएंगे। अब क्या होगा? इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दे आर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल इवेंट इज मैक्रो इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इज, कह सकते हैं हम लोग, माइक्रो इन्वायरमेंट। चलिए, बिजनेस इन्वायरमेंट सबसे पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सेकंड इज मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इज इमीडिएट इन्वायरमेंट विच द फर्म ऑपरेट, जहां पे आप फर्म ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज योर माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं? कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर एंड माइक्रो इन्वायरमेंट अफेक्ट द रूटीन ऑपरेशन। यानी ये जो हमारे पास हमारे पास वर्ड्स, 6 वर्ड्स हैं, तो आप इसको कॉस्मिक वर्ड से ले सकते हो। कॉस्मिक, कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, क्योंकि इसके अंदर इंप्लॉय वगैरह आ जाते हैं, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज और कस्टमर, दे आर द माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके अलावा भी हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर देखोगे
ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ में क्या हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, लिंक बिटवीन फर्म एंड सप्लायर, कस्टमर, वेज इन द फर्म, कैन रेज द फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस कर रहा है, ये सारे भी माइक्रो इन्वॉल्वमेंट के अंदर आते हैं। मैक्रो इन्वॉल्वमेंट जितने भी, जैसे हमारे पास कहा, मैंने कहा कि मोबाइल सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनी हैं वो सारे इंटरनल हो गए। लेकिन अगर सरकार की नीति के आधार पर सारे मोबाइल सेक्टर को इफेक्ट हो जाए तो उस केसेस में हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो it is refers the general environment which affects the working all the firm, सारे फर्म को, जो आपका इंडस्ट्री है वो सारे, जो जिस इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट है, जिस टाइप की इंडस्ट्रीज हो, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं और उसके जो सप्लायर और इंटरमीडिएटरीज हैं वो सारे इंटरनल हुए। लेकिन सरकार अगर गवर्नमेंट चेंज कर देती है कि आपको जो पॉल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज किया, जिसके कारण सारे मोबाइल सेक्टर्स को अगर चेंज कर दिया जाए, इंजन का जो आजकल 6 या 7 जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पे अपना कोई पॉलिसी नहीं ला देती है तो सारे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर गया। दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। ये लार्जली होता है एक्सटर्नल टू द फर्म और यह आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं होता, अब आपके कंट्रोल से बाहर है आपका। दैट इज द मैक्रो इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है यहां तक? बोलोगे किसी को डाउट? चलिए अब हम लोग आते हैं बेसिकली, अब जो हम लोग आएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट में देखोगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्टेटमेंट होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पहले अगर हम लोग बिजनेस पॉलिसी के बारे में भी पता करें तब हम लोग स्ट्रेटजी पे आएंगे। हम लोगों ने एक कहावत सुना है, एवरीथिंग पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ये चीजें हैं, आपने धड़कन मूवी देखी होगी, उसमें एवरीथिंग पॉसिबल सुनील शेट्टी का जहां जहां तक चल रहा था वहां कर रहा। सेम उसी तरीके से वॉर में भी होता है। अगर कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध के केस में भी हम कोई भी चाल चल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी जो होता है 5P पे होता है, 5P कहते हैं, 5P। अब 5P क्या कहता है? प्लान, आपका प्लानिंग क्या है। सेकेंड इज प्लॉय, मतलब चाल। पोजीशन, पोजीशन कहने मतलब आपकी स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है। प्रोस्पेरिटी, आप कितना सक्षम हैं। पैटर्न, आपका तरीका क्या है। ये 5 चीजों पे हम स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क करते हैं। 5 P's हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। 5 P's इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करोगे आप तो आपको 5 P's पे ध्यान रखने होंगे। आप बिजनेस का कोई भी स्ट्रेटजी तैयार करोगे तो वहां पे 5 P's, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लॉय। शतरंज के खेल में होता है, आपकी प्लानिंग पहले से होता है, सामने वाला कौन सा चाल चलेगा तो आपको कौन सी चाल चलनी चाहिए। उसी तरीके से आपको बिजनेस में भी आपका कॉम्पिटिटर क्या चेंजेस लाने वाला है या क्या एक्शन लेने वाला है, वो एक्शन पे आपको ध्यान रखना होगा
और उसी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग करोगे कि यह पर्टिकुलर एक्शन लिया तो मुझे क्या करना चाहिए उसके अगेंस्ट, सेकंड अगर आता है तो क्या करना चाहिए, थर्ड क्या आता है क्या करना चाहिए। ये सारे जो हमारे पास हैं यह हम प्लान करेंगे, फिर उसके बाद उसके चाल के आधार पर अपनी चाल चलेंगे और अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, और सक्षम भी रहना पड़ेगा कि ये क्या इसका इफेक्ट भी आ सकता है और तरीका क्या होना चाहिए। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं एक तरीके से। 5 P's ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज नथिंग, इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक। इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ टेक्निक्स। स्ट्रेटजी आप एक चीज से नहीं कर सकते हैं। आप बंडल ऑफ टेक्निक कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होंगे, अब उसमें आपको बेस्ट टेक्निक अडॉप्ट करना होगा। आपने प्लेयर्स मूवी देखा है क्या? प्लेयर्स मूवी देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? अगर प्लेयर्स मूवी देखे होगे तो वहां पे सोना का पूरा चोरी होता है, ट्रेन का पूरा एक कंपार्टमेंट चोरी होता है। उसके लिए क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या चीज रिसोर्सेज की अरेंजमेंट होती है, किस तरीके से करना है, वो पूरी सारी चीजें वहां पे स्ट्रेटजी को बताता है। शुरू से अंत तक में कैसे कैसे काम करना है वो बताता है। आप लोग थोड़ा सा टेक्निक वाले मूवीज भी देखो, चाहे आपको अगर एक बार मौका लगे तो चाणक्य का सीरियल जो आता है वो आप लोग जरूर देखिए, वहां से आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी इसमें। अब ये नहीं कहूँगा कि सारा टाइम आप वही देखिए देखते रहिए, कुछ पॉइंट्स आप लोग देखते रहेंगे। एक, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको शुरू में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में वही सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलता है। आजकल मैनेजमेंट में वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चाणक्य ने अपनी नीति में लिख दिया है। बहुत सारी चीज़ें ली गई है उसमें से। चलिए अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पहला हम लोग देखेंगे, एक वर्ड मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू जोल रॉस एंड माइकल कामी। विदाउट a strategy of organization is like a ship without a rudder। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बिना स्ट्रेटजी का काम कर रहा है, वह कभी भी डूब सकता है क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है। ध्यान रखना, बिना स्ट्रेटजी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है यानी उसका कंट्रोल कुछ नहीं है। अगर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होगा। सेकंड थिंग, पीटर डकर क्या कहते हैं? पीटर डकर कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट ए बॉक्स ऑफ ट्रिक, इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक। बंडल ऑफ टेक्निक। स्ट्रेटेजी इज नथिंग, इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक। आपके टेक्निक अलग अलग होंगे, या हम इसको कह सकते हैं इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्स टू एक्शन। देखो बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ, इट इज एनालिटिकल थिंकिंग। आप अपने बिजनेस के बारे में एनालाइज करते हुए, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हुए, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उसकी अच्छे तरीके से यूज करते हुए आप एक्शन लोगे, दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर है इस पॉइंट को? क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए अब आते हैं जरा हम लोग बिजनेस के बाद आ रहे हैं हम लोग बिजनेस पॉलिसी, क्योंकि मैनेजमेंट बनाना तो पॉलिसी ही कन्वर्ट होता है। आप कोई भी अपने बिजनेस का पॉलिसी बनाओगे वही कन्वर्ट होकर आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और प्लानिंग के अंडर में। तो सबसे बाद हमारे पास आया कि बिजनेस पॉलिसी क्या कहता है।
सबसे पहला ग्लोएक के आधार पे डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसी बिगिन फ्रॉम द यूज ऑफ प्लानिंग टेक्निक बाय मैनेजर। क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा? जो प्लानिंग टेक्निक मैनेजर्स के द्वारा की जाएगी उसको यूज की जाएगी। किसमें? डेवलपमेंट इन बिजनेस पॉलिसी। जो भी आप बिजनेस की पॉलिसी तैयार कर रहे हो उसमें जितने भी टेक्निक्स हैं उसको यूज किए जाएंगे। कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू डे प्लानिंग। आप कहां से स्टार्ट करोगे? डे टू डे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। एंड मैनेजर्स ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड कंट्रोल सिस्टम। अब हमने कहा कि मैनेजर्स क्या करते हैं? जितने भी बजट और कंट्रोल सिस्टम तैयार करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करते हैं। उस प्रिडिक्शन को कैसे हमें, यानी कि प्रिडिक्शन करना मतलब इट इज योर टारगेट को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, इसके लिए आपको डे टू डे प्लानिंग के साथ साथ लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। और वह प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। किसकी डेवलपमेंट? आपकी जो बिजनेस है उसकी पॉलिसी के लिए। जो बिजनेस के लिए नीति बनाओगे, पॉलिसी मीन्स नीति, पॉलिसी जो बनाएंगे कि कैसे हमारे पास बिजनेस का ग्रोथ हो, उसके लिए। अब यहां पे कहता है विद द इनएबिलिटी ऑफ दिस टेक्निक लॉन्ग रेंज प्लानिंग केम टू बी यूज। लॉन्ग रेंज प्लानिंग मतलब लंबे समय तक बात करते हैं। जब बिजनेस की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग को हम कैसे भूलेंगे? तो हमें लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी ध्यान रखना पड़ेगा। And this long range planning is replaced by nowadays strategic planning, and then it is the strategic management। यानी यह डिस्क्राइब करेगा कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग लेते हो। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? नेक्स्ट, अब देखो बिजनेस पॉलिसी क्या क्रिस्टियन कहता है। अब ग्लोएक कहता है कि जो बिजनेस पॉलिसी है वही कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। एंड सभी का मेन यही आता है, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजर एंड द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ टोटल इंटरप्राइजेस, द डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ध्यान से, वही चीजें बात कहा जाती है। बिजनेस पॉलिसी क्या कहता है कि यह स्टडी करता है जितने भी सीनियर मैनेजमेंट हैं उनकी फंक्शंस क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का एक सक्सेस का कारण बनता है। दिस इज द क्रूशियल प्रॉब्लम, सक्सेस का कारण होगा और वहीं से आपके ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को तय करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। So business policy tends to emphasize, that is a highlight on the rational analytical aspect of the strategy management, and it is rational analytical means based on reason। आप किसी चीज को एनालाइज करोगे विदाउट एनी रीजन नहीं, रीजन के साथ अगर हम एनालाइज करें और उसके बाद मैं कोई वर्क करूं, प्लान करूं, तो मेरा क्या होगा? दैट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दैट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब नेचर क्या कहता है? नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी क्या कहता है? नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हायर मैनेजमेंट, क्रिटिकल प्रॉब्लम, चॉइस ऑफ गोल क्या है, आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरप्राइजेस क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट लाइन है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे रिक्रूट करोगे और अचीव कैसे करोगे गोल्स को, कॉम्पिटिटर को कैसे फेस करोगे। दे आर द नेचर ऑफ द बिजनेस पॉलिसी। स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड गोल पॉलिसी प्रोग्राम प्रोसीजर्स कैसे अचीव करना है, तो ये हमें उसके लिए पूरी की पूरी एक क्या करना पड़ेगा? फॉर्मुलेशंस करना पड़ेगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करेंगे।
दैट इज अ बिजनेस पॉलिसी के अंडर में। तो यह बिजनेस पॉलिसी ही हमारा, इसको कैसे किया जाए, दैट इज अ स्ट्रेटजी। दिस इज द स्ट्रेटजी। देखोगे स्ट्रेटजी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वर्ड स्ट्रेटजी मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं, दिस इज द स्ट्रेटजी, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी समथिंग हैज टू डू विद वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एन एनिमी। अब कैसे आप किसी भी एनिमी को किस तरीके से आप, किस ट्रिक से आप उसको हरा सकते हो, वही तो आपको स्ट्रेटजी है। In the business context, the term is not much different. Business has respond dynamic, hostile, unfriendly environment. क्योंकि क्या होता है, बिजनेस डायनेमिक होता है। डायनेमिक कहने का मतलब वेरिएबिलिटी होती है। इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटर के आधार पर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट आपका फ्रेंडली सब कुछ नहीं हो सकता है, तो अनफ्रेंडली होस्टाइल इन्वायरमेंट में काम करना होता है। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट प्लान करेंगे, दैट इज द स्ट्रेटजी। एक ब्लूप्रिंट जिसके द्वारा आप किसी भी वर्क को कैसे करोगे, आप बिजनेस को कैसे करोगे, इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब होगा, दैट इज द स्ट्रेटजी। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय अपना एजेंडा लाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करना है, क्या करना है, वो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं लोग। वो ब्लूप्रिंट उनका क्या होता है, भले करें या ना करें, आज हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल अगर वो जिस तरीके से ब्लूप्रिंट बनाकर लाते हैं और अगर कर दें तो डेवलपमेंट हो जाएगी भारत की। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट करते नहीं है, जिस तरह का वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस, अगर मान लो आप बिजनेस के ही बारे में सोचते हो, तो देखते हो कोई, आप कभी कभी सुने होंगे बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत छोटे से बिजनेस से शुरू करके फिर वो लार्जर बिजनेस पे आते हैं। तो कैसे उन्होंने किया, उन्होंने कुछ तो अपना एक तरीके से रोड मैप तैयार किया कि कैसे कैसे हमें करना है। चाहे वो उस वक्त यानी कि पेन पेपर तो नहीं होता था, तो वो लोग माइंड में मेकअप करके चलते थे कि कैसे कैसे हम लोगों को इस पे काम करना है। तो ये सब चीजें एक माइंडसेट होती है, उस माइंडसेट के आधार पर होता है। लेकिन आज के डेट में कहता है आप अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, वो ब्लूप्रिंट में आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करोगे, तभी आप कोई भी वर्क कर सकते हो। अब देखते हो गूगल का, बेसिकली गूगल का नाम सुने होंगे, तो गूगल का अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द स्टार्टिंग स्ट्रेटजी, उसका क्या स्ट्रेटजी रहा होगा। गूगल से पहले याहू आता था, गूगल से पहले याहू आता था। याहू उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना कि गूगल सक्सेस हो पाया। व्हाट इज हिज डिजायर, उसकी इच्छाएं क्या थी, गूगल क्या चाहता था, बता सकते हो कोई भी। कोई भी अगर अगर किसी को भी अगर पता हो तो गूगल के बारे में, बात, लोग गूगल बहुत यूज करते हो। गूगल का मेन क्या था, स्टार्टिंग में गूगल का यही एक नारा था कि एवरी क्लिक पे सारे इंफॉर्मेशन मुझे, जो क्लिक करने वाला कस्टमर है उसको मिल जाए। वन क्लिक पे एवरी इंफॉर्मेशन, what you want information, you have to write and then get click, you get the answer। यही तो कह रहा है गूगल कि एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन वन क्लिक। ये चीज गूगल का था। आप कोई भी गूगल पे देखते हो, अपना टाइप करते हो, आ जाता है।
तो बेसिकली किसी बिजनेस को बनाने के लिए हमें इस तरीके से सोचना होगा, बिना सोचे तो होगा नहीं। तो इसीलिए स्ट्रेटजी कहता है कि आपका इमेज क्या, आप डिजायर्ड इमेज क्या है, व्हाट इज योर डिजायर्ड इमेज, आप क्या चाहते हो, व्हाट इट वांट टू डू, उसके लिए क्या करना चाहते हो, वेयर इट वांट टू गो, और कहां तक जाना चाहते हो, दैट इज योर स्ट्रेटजी। बनाने ब्लूप्रिंट तैयार करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा आप लोग मॉड्यूल पढ़ा होगा तो मिशन विजन ऑब्जेक्टिव आता है। तो मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमें जब कोई भी अगर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो ब्लूप्रिंट में हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा इमेज ऐसा होना चाहिए, हमें क्या करना है, व्हाट इट वांट टू डू, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वेयर इट वांट टू गो, यहाँ इससे हम कहाँ तक जा सकते हैं, दैट इज आवर स्ट्रेटजी। आप लोग नाइकी के बारे में तो समझे होंगे, नाइकी को तो जानते ही होंगे, नाइकी को जानते हैं, जूता बनाती है। तो इनिशियली अब देखो कि इनिशियली नाइकी क्या करता था, किसके लिए, सभी के लिए जूता नहीं बनाता था। नाइकी का जूता स्टार्टिंग किसके लिए आया था, बता सकते हो? नाइकी का जूता स्टार्टिंग में किसके लिए आया था? कोई भी जवाब दो आपको। फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही आया था, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नाइकी का जूता आया था। लेकिन जानते हो उसका क्या डिजायर्ड इमेज था? एवरी पर्सन विल बी एथलीट, एवरी पर्सन विल बी एथलीट, मतलब मुझे सभी को जूते बेचने हैं, हम सिर्फ सिर्फ एथलीट को नहीं देखूंगा, एवरी पर्सन विल इज एथलीट, मुझे सभी को जूता बेचना है, लेकिन पहले मैं एथलीट को बेचूंगा, उसके बाद सभी को बेच दूंगा। तो यह उसका टारगेट। क्लियर है इसमें? इस पॉइंट तक क्लियर है सभी को? चलिए अब स्ट्रेटजी का नेचर क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमें ध्यान देने होते हैं स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहला नेचर है लॉन्ग रेंज होना चाहिए, शॉर्ट रेंज सिचुएशंस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक डिसीजन प्राइमली कंसर्न विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस के आधार पे हम इसको डिसाइड करते हैं, इसको कैसे डायरेक्शन और एक्शन में दिया जाए, इसका सेट ऑफ डायरेक्शन तैयार करना पड़ता है। इंटरप्रेटिव प्लान होता है, ये नहीं कि आप जानोगे कि ये करने से मुझे ऐसा ही हो जाएगा, दिस इज अ इंटरप्रेटिव प्लान, यानी इट प्रोवाइड मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द अदर प्लान। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट का होगा, फॉर्मुलेट टॉप मैनेजमेंट करेंगे। एनालाइज हमें करना पड़ेगा, हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को, यानी हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे भी पढ़ना है। नॉर्मल आप लोग बिजनेस में भी पढ़े होंगे स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे भी हम लोग को पढ़ना है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये हमें, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है ये हमें एनालाइज करना होगा। रिसोर्सेस क्या है, उसका बेस्ट यूज होना चाहिए। डिवाइडेड यानी मल्टी डिवाइडेड या इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, मतलब हमें ब्रेक भी कर सकते हैं, यूनिट वाइज अलग अलग कर सकते हैं। प्रोडक्शन का जैसे मान लो स्ट्रेटजी बनाना है, प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी अलग होगी, सेल्स की स्ट्रेटजी अलग होगी, सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेशन की अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हर सेक्शन में डिवाइड करके करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करते हैं, फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रेटजी तैयार होगा। गेम प्लान टू वॉच, मार्केट पोजीशन क्या है, इससे कंडक्ट इसका ऑपरेशन होगा तो कैसे करेंगे, अट्रैक्ट द प्लीज एंड कस्टमर, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, compete सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज पे हम लोग को वॉच करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम कोई भी स्ट्रेटजी का
तैयार कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन तो बाद में है, अभी ये स्ट्रेटजी के बाद नेचर बताता है। अब स्ट्रेटजी का अल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे? स्टेबिलिटी, देखो ऑब्जेक्टिव है वही है स्टेबिलिटी। हमारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, कमांडिंग पोजीशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन प्रोग्राम होगा। एक्सपेंशन प्रोग्राम में क्या करोगे? आप नई बिजनेस डिफाइन करोगे, नया टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, नई प्रोडक्ट लाओगे, नया मार्केट क्रिएट करोगे, नया यूनिट्स लगाओगे, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोग्राम। रिट्रेंचमेंट, अगर मान लो मार्केट स्लगिश है, अगर मार्केट स्लगिश है तो उस केसेस में हमारे पास क्या करना पड़ेगा? रिट्रेंच भी करना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन में भी, कॉम्बिनेशन में क्या होगा हमारे पास? या मैं रिट्रेंच करूं या लिक्विडेशन करूं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों का क्या है, स्ट्रेटजी तैयार करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। मान लो कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे स्टेबल रहेगा, उसको कैसे एक्सपेंड कराई जाएगी अगर मार्केट स्लगिश है। आजकल देख रहे हो ना, कोरोना के काल में आज के डेट में रिट्रेंचमेंट की ज्यादा चल रही है। वर्क फ्रॉम होम क्या कर दिया? वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी चीजों को रिट्रेंच कर दिया। देखते हो जो बहुत बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने लीज पर बिल्डिंग लिया था, उनको किराए पे जो लिया था उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम में वो स्पेस काम का नहीं है, तो कुछ इम्प्लॉय को यहाँ से हटा रहे हैं। रिट्रेंचमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिट्रेंचमेंट हो गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन, मतलब हो सकता है कि हमें कॉम्बिनेशन के रूप में भी काम करना पड़ेगा, यानी डाइवर्सिफिकेशन होगा, लिक्विडिफिकेशन होगा, क्या होगा, इस पर ध्यान रखना होगा। देखोगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सबसे पहला, बिजनेस इंटरप्राइज स्टेबल होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, following point to be considered. What is our objective? First, follow the objective. Second, what is our operational efficiency? Continuous basis पे, not any other. Commanding position, मतलब आपका मैनेजरल क्या कमांडिंग हो रही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे? स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। ए हो गया स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। जब स्ट्रेटजी, अगर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, क्या क्या फर्म को फॉलो करना चाहिए? क्या सेम मार्केट में है, सेम प्रोडक्ट है, सर्विस क्या है? ध्यान देना, अगर स्ट्रेटजी तैयार करोगे क्या करोगे? सेम मार्केट में है, सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विस है। हमें फंक्शनल इम्प्रूवमेंट पे, परफॉर्मेंस पे देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है? कुछ हो सकता है कि चेंज करना पड़े प्रोडक्ट में, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट में चेंज करके आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे चेंज करोगे। एंड डू नथिंग, दे इट कैन नॉट कम एज डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटजी कहता है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। कीप द ट्रैक ऑफ द न्यू डेवलपमेंट, ये नहीं कि जो पुराने धर्रे पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस पे चल रहे हैं वो चलते चले जाएंगे। कभी कभी देखते हो कुछ लोग होते हैं जिनका मान लिया एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान पहले था, उसको क्या किया, जो पहले उनके पिताजी चलाते रहते थे, मैक्सिमम लोगों के पास होता है, उनके पास छोटी बिजनेस है, वो चलाते रहते हैं। उनका बेटा पढ़ के बाहर से आता है, कहता है कि इस छोटे से बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाऊं। उसने क्या क्रिएट कर दिया? पहले मान लिया कि सिर्फ ग्रॉसरी का दुकान था, उसने क्या कर दिया? सभी चीज़ की दुकान वहाँ पे बड़ा खोल दिया, क्योंकि वहाँ पे तैयार किया कि उसने कैसे कैसे हमें बढ़ाने हैं। पुराने ट्रैक को छोड़कर नए ट्रैक, क्योंकि आज मार्केट में क्या डिमांड है, तो पुराने ट्रैक को छोड़कर नए ट्रैक पे लाना पड़ेगा। अब देखते हो जब जियो लॉन्चिंग हो रहा था, उस वक्त रिलायंस तो कम्युनिकेशन में नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस नहीं था। उससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन था, वो अनिल अंबानी का था। मुकेश अंबानी का जब रिलायंस जियो आया, तो जियो के लिए क्या किया उन्होंने? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए और स्टेबिलिटी के लिए क्या किया? लो भाई 6 महीने फ्री। 6 महीने फ्री क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनको फ्री खाने की आदत होती है।
जब तक फ्री का नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। फ्री का जहाँ मिला वो यूज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इंटरनेट का यूज फ्री के कारण सब लोग यूज करना शुरू कर दिया। यही नहीं, गांव तक में, क्योंकि हमारे उसने एक नब्ज पकड़ा। किसको? मार्केट को। मार्केट में कौन? कस्टमर को, पीपल को, जो लोग यूजर्स हैं, उसका टेंडेंसी क्या है। वो टेंडेंसी मार्केट में देखा गया कि पहले 6 महीना 8 महीना फ्री दे दो, फिर उसके बाद चार्ज करो। तो ये सारी चीजें हमें नए ट्रैक से स्टेबिलिटी के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेटजी हमारे पास मैच्योर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कंफर्टेबल मार्केट में अपना पोजीशन तैयार करेंगे। किसी को डाउट है तो बोलोगे यहाँ पे? किसी को डाउट? अगला है ग्रोथ स्ट्रेटजी, दैट इज द एक्सपेंशन। अब देखो, ग्रोथ स्ट्रेटजी दो तरह से होता है। एक डाइवर्सिफिकेशन से होता है, और दूसरा होता है एक्विजिशन से, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन से भी होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी, हमें एक्सपेंशन मतलब जो नए तरीके से बिजनेस को रीडिफाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और many enterprise prefer this strategy they are not satisfied with their प्रेजेंट पोजीशन। अगर प्रेजेंट पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यह यूजुअली डायनेमिक इंडस्ट्रीज में होता है, जिसमें रैपिडली टेक्निकल चेंज होता है। जैसे मोबाइल, नोकिया खत्म हो गया, बेचारा खत्म कैसे हो गया? नोकिया कंपनी खत्म कैसे हो गया? उसने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं किया, सैमसंग ने पहले उसको मार दिया। जबकि नोकिया बहुत अच्छी कंपनी थी, और शुरुआत दौर में नोकिया से ज़्यादा कोई दिखता नहीं था इंडिया में। तो इसलिए, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रैपिडली चेंज हुआ, तो उसको चेंज नहीं कर पाया। तो दैट इज द, हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए तैयार करना पड़ेगा। कुछ और भी है, नया प्रोडक्ट, नया टेक्नोलॉजी, नए मार्केट, इनोवेटिव डिसीजन एंड एक्शन, इसके कारण भी हमारे पास ग्रोथ स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ता है। ग्रोथ में हमारे पास चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। रिस्की होता है। रिस्की क्यों है? क्योंकि नई चीज़ें लाओगे, नए टेक्नोलॉजी लाओगे, सक्सेस होगा या नहीं होगा, यह पे ध्यान रखना है। उसके लिए फुल प्रॉमिस देना पड़ेगा, और ड्रॉबैक्स भी होंगे उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रेटजी बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अब ग्रोथ की स्ट्रेटजी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? आप आईटीसी का नाम सुने होंगे। आईटीसी का नाम सभी ने सुना होगा। आईटीसी कंपनी, पूरा नाम जानते हो आप लोग? आईटीसी का पूरा नाम आईटीसी, आईटीसी का नाम पूरा किसी को? आईटीसी इज इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी का नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इनिशियली आईटीसी कंपनी टोबैको बनाती थी। अब देखो, टोबैको बनाने वाली कंपनी एफएमसीजी में आ गई, टोबैको बनाने वाली कंपनी होटल इंडस्ट्री में आ गई, हॉस्पिटैलिटी में आ गया। तो क्या कहेंगे इसको? बता सकते हो? ये डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं है? बोलो। आईटीसी, आईटीसी इज बेसिकली ए कंपनी, टोबैको कंपनी। इनिशियली वो तंबाकू बनाती थी, इसका मतलब जहर ही बेच रही थी। अब उसने चेंज कर दिया। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? एक्सपेंशन के लिए। अब देखो, रिलायंस का ही देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस टेक्सटाइल में आ गया, रिलायंस कम्युनिकेशन में आ गया। दे आर द डाइवर्सिफिकेशन। पतंजलि, पतंजलि पतंजलि ने डाइवर्सिफिकेशन किया है कि नहीं किया है? बताओगे? पतंजलि,
पतंजलि शुरू में क्या था, पतंजलि का सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आता था, दंत कांति वगैरह ये सारी चीजें आती तो उसका ज्यादा होता था, इन्हीं से सब गिलोय ये सारी चीज, आंवला जूस, इन सब होते। लेकिन उसके बाद में इन्होंने एफएमसीजी में भी आ गया, एफएमसीजी में भी आ गए, एफएमसीजी में आने के बाद फिर इसमें भी आ गए, गारमेंट्स में भी आ गए। लेकिन गारमेंट सक्सेस नहीं हो गए, डाइवर्सिफिकेशन कोई जरूरी नहीं कि सब समय में सक्सेस हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी रिस्की पाथ। आपको डाइवर्सिफाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसका रिवर्ट बैक आपको, उसका उल्टा आपको असर पड़ जाएगा, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे पास नया प्रोडक्ट लाइन, नई सर्विस, नई मार्केट, ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। अब देखोगे, इन्वॉल्विंग द डिफरेंट स्किल टेक्नोलॉजी नॉलेज, when the established the firm produce new product which is the has little to and no similarity and which is present product line, new class of customer, they are the diversification रीजन। क्योंकि हमें ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग और मोर इफेक्टिव मैनर्स में हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। क्या क्या होगा हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर एक्सेस है तो आपको कर सकते हो, मार्केट चैनल्स हैं तो कर सकते हो, मार्केट प्रेस्टीज है तो कर सकते हो, मैनेजर स्किल है तो करोगे डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका अच्छा है तो करोगे, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे तो कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन, फंड होगा तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन आपको एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। एक्विजिशन एंड मर्जर, अगला क्या कहता है, एक्विजिशन एंड मर्जर। आइडिया किसके साथ मर्ज हो गया, आइडिया किसके साथ मर्ज हो गया, बता सकते हो, आइडिया किसके साथ मर्ज हो गया, वोडाफोन के साथ। तो किसका किसका ग्रोथ हुआ, आइडिया का कस्टमर, आइडिया का जो भी हमारे पास है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दे दिया, वोडा ने। तो वोडा का ग्रोथ हो गया, तो ध्यान रखना है। तो हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है, इट इज द इमीडिएट means to achieve the expansion and attractive proposal in the sense of avoid time, risk and scale, involve the internal growth of opportunity। कोई भी अट्रैक्टिव प्रपोजल है उसके आधार पर आप उसको कोई भी किसी को भी एक्वायर कर सकते हो। Organization should consider merger acquisition proposal in a systematic manner so that marriage will be mutually beneficial to happy and lasting affairs। That is the part of the merger and acquisition। मान लो एक एबीसी लिमिटेड है और दूसरा डीईएफ लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड की एक बेटी है, एक डॉटर है, डीईएफ का एक सन है। डीईएफ के मालिक ने क्या कहा एबीसी लिमिटेड से कि आप अपनी बेटी से मुझे मेरे बेटे को शादी कर दिए, दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में आ गए, अब दोनों की शादी हो गई। अब बताओ, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का मर्जर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड आपस में मर्ज होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा नहीं, आजकल ये बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे हमारा एक्सपेंशन है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने में ये सब चलते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने में चलते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर एक्विजिशन है उस केसेस में हमारे पास क्या क्या सिनर्जी देता है, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है, फिजिकल फैसिलिटी मिल जाता है, आर&डी मिल जाता है, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन और ग्रोथ का होता है। इसके बाद आएगा हमारा रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट मतलब अगर हमारे पास एडवर्स सिचुएशन आ गया, जैसे आज का समय है, रिट्रेंचमेंट सिचुएशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को जो एम्प्लॉई हैं उसको हो सकता है रिट्रेंच करना पड़ेगा।
तो रिट्रेंचमेंट जब हमारे पास क्राइसिस सिचुएशन होगा उस केसेस में हम रिट्रेंच करते हैं। रिट्रेंच में हमारे पास क्या होता है, स्लगिश मार्केट है तो कट एंड टर्न अराउंड करते हैं। डाइवेस्टमेंट मतलब बेच दिया जाता है। लिक्विडेशन मर्ज कर दी जाती है, किसी और के साथ लिक्विडेट कर देते हैं। ये हमारे पास। अब कटबैक में क्या होगा, एडवर्टाइजिंग में कट करेंगे, एम्प्लॉइज वेलफेयर सब्सिडाइज को कम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का पर्क्स को कम कर देते, जैसे आजकल आधी सैलरी कर दी गई है। सारी क्या चीज़ें हैं, हमारा टर्न अराउंड है। डाइवेस्टमेंट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर डिवीजन को हम बेच देंगे, कंपनी को बेच रहे हैं, मान लो जो यूनिट लॉस में जा रहा है उसको बेच देते हैं। कुछ हमने बॉन्ड्स और जो प्रोडक्ट हैं उसको, ब्रांड्स हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा काम नहीं कर पा रहा है, जिसमें हम खर्च कर रहे हैं, या वाइंडिंग ऑफ द कोई भी ब्रांच ऑफिस करेंगे, या लिक्विडेशन किसी दूसरे के साथ हम लिक्विडेट कर जाएं। दैट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? किसी को डाउट यहाँ तक? चलिए, एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले, उस स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। उस बेसिक फ्रेमवर्क के आधार पर फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड देन उसका कैसे हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, क्या क्या स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में एनालाइज करेंगे। लिखना नहीं है अभी, इसको लिखने का पॉइंट नहीं है अभी। टू बिकम एन admired company, to become an admired company producing high quality products, using a state of art and technology, art and technology, and distributing products product at competitive price, competitive price, competitive price, and delighting customers. And rewarding shareholders. मैंने एनालाइज किया, हमने लिखा टू बिकम एन एडमायर्ड कंपनी। एडमायर्ड कंपनी कहने का मतलब एक ब्रांड कंपनी तैयार करना।
एप्पल। एप्पल क्या है? एडमायर्ड कंपनी है, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसका जो आईफोन है, अगर मोबाइल सेक्टर की बात करता हूँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है यूजिंग स्टेट एंड आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये भी कहता है स्टेट एंड आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। जिस कस्टमर सेगमेंट के लिए बनाता है उसके लिए वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है। अब यही चीज़ें अगर ध्यान दोगे तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट shows the what is your desired image for your business। कह सकते हैं टू बिकम एन एडमायर्ड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी और बहुत लोगों के चाहने वाले कंपनी अगर बनना है तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। किस पे? बाय किसके द्वारा? बाय अट्रैक्टिंग आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब R&D करके नई फीचर्स के साथ, नई चीज के साथ आनी होगी, नई स्पेसिफिकेशन के साथ आनी होगी, विच डिस्ट्रीब्यूटिंग द कस्टमर्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब जो कॉम्पिटिटर है उसी के अकॉर्डिंगली, जो कस्टमर है और जिस सेगमेंट के लिए बना रहे हो उसका कॉम्पिटिटर क्या, उसकी प्राइस के आधार पर होना चाहिए। एंड डिलाइटिंग द कस्टमर, उस प्रोडक्ट को कस्टमर अट्रैक्ट करके खरीद ले, और खरीदेगा तो हमारी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो बेनिफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्या बेसिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है कि नहीं है किसी भी कंपनी का? बोलोगे किसी भी कंपनी का बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी है या नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है स्ट्रेटजी का, और इस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। अब इसमें अगला जो हम लोगों का क्लास में करेंगे वो होगा मिशन विजन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड देन हम उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 1 जो हमारा मॉड्यूल के साथ में है वो कंप्लीट हो जाएगा।